हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस कंटेक्स्ट में आपके साथ मुलाकात हो रही है, बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है एमपी के लोकल लॉ के बारे में चर्चा करना। एज यू ऑल नो, एमपी जुडिशियल सर्विसेज ने अपने एग्जाम की डेट को डिक्लेयर कर दिया है, विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड वेरी सून। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। और अगर हम एमपी सिविल जज के सिलेबस को देखें तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पार्ट आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, सिवाय दो सब्जेक्ट को छोड़कर जो कि लोकल लॉज के दायरे में आते हैं, जिनमें से एक है आपका एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 और दूसरा है आपका एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर चर्चा की जाएगी कि आखिर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 की जरूरत क्यों पड़ी और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये किस हद तक महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो आमतौर पर एमपी सिविल जज का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके अंदर इस सब्जेक्ट से लगभग कितने नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब होता है बेसिकली हमारे रहने की व्यवस्था से। अब जाहिर सी बात है, आप अगर कहीं पर रहेंगे तो या तो वो आपका खुद का निवास स्थान होगा, तो या तो वहां पर आप एज अ टेनेंट की हैसियत से रहेंगे। तो आमतौर पर यहाँ पर जिस एक्ट के अंदर हम अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली उसका उद्देश्य है आमतौर पर इंटरेस्ट और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब सवाल यहां पर यह पैदा हो सकता है कि किसका इंटरेस्ट और किसके राइट्स। तो हमें इस बात को थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में लेकर चलने की जरूरत है कि आमतौर पर जब कभी भी अकोमोडेशन की बात आती है तो सिर्फ दो ही लोगों की इमेज हमारे सामने क्लियर रिफ्लेक्ट होती है, या तो वो होते हैं लैंडलॉर्ड और या तो वो होते हैं टेनेंट्स। यानी कि उनमें से एक आपको मिलेगा मकान मालिक के रूप में और दूसरा मिलेगा किराएदार के रूप में। दैट मीन्स इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर जिसके राइट्स और जिसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है वो कोई और नहीं बल्कि वो मकान मालिक और किराएदार हैं, और उनके आपस के बीच के जो संबंध है उनको एक बेहतर तरीके से रेगुलराइज करने के लिए ही हमें इस एक्ट की जरूरत पड़ी। अब सवाल ये है कि अगर हम इसका वेटेज देखें तो लगभग 5 नंबर के सवाल इससे पूछे ही जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बेसिक सवाल भी होते हैं जो उम्मीद रखी जाती है कि आपको उसके बारे में जानकारी हो, जैसा कि इस पूरे के पूरे एक्ट का क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है काइंडली डिस्क्लोज द नेम ऑफ द फुल एक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, इस पूरे के पूरे एक्ट का जो नाम है वो है आपका द मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। अगर हम इसके नोटिफिकेशन नंबर की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है आपका 41, यानी कि 1961 के अंतर्गत 41 नंबर का ये बिल था जिसको की मंजूरी दी गई। उसके बाद अगर हम इसके डेट ऑफ एसेंट की बात करें तो ये आपका डेट ऑफ एसेंट है 25 दिसंबर सन 1961, यानी कि 25 दिसंबर सन 1961 को इसको मंजूरी मिली। और अगर हम इसके ऑफिशियली गजट में नोटिफिकेशन की डेट की बात करते हैं तो वो है आपका 30 दिसंबर 1961। इसके अलावा ये एक्ट कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। इस एक्ट के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर की संख्या है 7। अगर इसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या है 51, और अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल की संख्या है 2। तो कुल मिला के यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पार्ट या एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, जिसको कि चाह कर भी आपके द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एक्ट के किस किस चैप्टर में किस बारे में बात की गई है। एज यू ऑल नो, इस एक्ट के अंदर लगभग 7 चैप्टर हैं। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो ये आमतौर पर प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक जानकारी के बारे में बात करता है। अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो आमतौर पर रेंट से लेकर या किराएदारी से लेकर जितने भी प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों का जिक्र आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम चैप्टर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आमतौर पर
किराएदारों को इविक्ट कैसे किया जाता है। आमतौर पर अगर एक व्यक्ति जो एज ए टेनेंट की हैसियत से रह रहा है और अगर वो किसी भी प्रकार के रूल्स का वायलेशन करता है तो आमतौर पर उसके इविक्शन का जो प्रोसीजर है या जो भी गाइडलाइंस है उसका जिक्र आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक नया चैप्टर 3A के नाम से इंसर्ट किया गया था जो आमतौर पर राइट्स देता है कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि लैंडलॉर्ड को उस जमीन की या उस मकान की ज़रूरत हो और उस आधार पे या उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए टेनेंट को वहां से बेदखल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बोनाफाइड इंटेंशन देखने की ज़रूरत होती है और ये देखने की ज़रूरत होती है कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जहां पर टेनेंसी पीरियड के दौरान भी लैंडलॉर्ड के द्वारा उसके टेनेंट को खाली करवाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली ये बात करता है डिपॉजिट ऑफ रेंट के बारे में, यानी कि जो किराया दिया जाता है या जो लिया जाता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो चैप्टर 5 है खास तौर पर वो जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनके बारे में बात करता है कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, अपील का प्रावधान क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं तो आमतौर पर लैंडलॉर्ड के क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, अगर उस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया जाता है तो क्या पेनल्टीज के प्रावधान हैं, इन सभी बारों में चैप्टर नंबर 6 के अंदर चर्चा की गई है। और इसके अलावा वो चीज़ें जो किसी वजह से चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के बीच में नहीं की गई उन सभी को हमने चैप्टर नंबर 7 में मिसलेनियस के तहत चर्चा की है। तो आप ये मानकर चलिए कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ एमपी सिविल जज की बात करें तो इस सब्जेक्ट को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे 1 अप्रैल से आपका एक बैच ऑलरेडी चलने वाला है या उसकी शुरुआत की जाने वाली है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एमपी के जो लोकल लॉज हैं उन्हीं को लेकर चर्चा की जाएगी ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी एक बेहतर तैयारी की जा सके। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। So it's all about the basic structure of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act 1961. Thank you so much to all of you.